भारतीय सिनेमा का कवि और संवेदनशील दृष्टा। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। गुरु दत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर, अब बेंगलुरु में हुआ था। इनका मूल नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उनका परिवार बाद में कोलकाता, तब की कलकत्ता, आ गया। बचपन में एक हादसे के बाद उनका नाम वसंत कुमार अशुभ माना गया और उन्होंने अपने नाम को बदलकर गुरु दत्त रखा। बाद में उन्होंने अपने अंतिम नाम पादुकोण को में हटा दिया और सिर्फ गुरु दत्त के नाम से जाने गए। गुरु दत्त का बचपन ही कठिनाइयों से भरा रहा। उन्होंने फॉर्मल शिक्षा पूरी नहीं की बल्कि कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम कर जीवन यापन करते थे। उनके जीवन में कला और संस्कृति की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने उदय शंकर के डांस अकादमी, अल्मोड़ा, में प्रशिक्षण लिया, जहां उन्होंने नृत्य और अभिनय जैसी कलाओं को सीखा। उस समय भारत में फिल्मोद्योग अभी अपने प्रारंभिक दौर में था। गुरु दत्त ने फिल्म जगत में प्रवेश के लिए कई कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से अपने सपनों को आगे बढ़ाया। फिल्मी करियर की शुरुआत। गुरु दत्त ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों के पीछे काम करने से की। पहले वह सहायक निर्देशक, फिर कोरियोग्राफर और अंतः निर्देशक बने। बाद में उन्होंने प्रभात स्टूडियोज से जुड़कर फिल्मों में कदम रखा। उनकी पहली बड़ी उपलब्धि आई 1951 में जब उन्होंने नवकेतन फिल्म्स के लिए बाजी फिल्म डायरेक्ट की। यह एक क्राइम नोयर फिल्म थी, जिसने बॉम्बे उर्फ मुंबई में फिल्म निर्माण की नई दिशा बनाई। बाजी उस जमाने की पहली फिल्मों में से थी जिसने नोयर शैली और अर्बन थ्रिलर तत्वों को हिंदी सिनेमा में प्रयोग किया। अपने करियर के शुरुआती समय में गुरु दत्त ने कई भूमिकाएं निभाई, निर्देशक, लेखक, निर्माता और अभिनेता एक साथ। उनके साथी कलाकारों और तकनीकी टीम के साथ गहरे रिश्ते बने, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और साझा किया। कलाकार के रूप में उत्थान और स्टाइल। गुरु दत्त की फिल्में आम रोमांटिक मसाला फिल्मों से अलग थीं। वे भावनात्मक, संवेदनशील और सामाजिक विषयों पर आधारित कहानियों को बड़े ही सुंदर ढंग से पर्दे पर लाते थे। उनकी फिल्मों में प्रकाश छाया, लाइटिंग का अद्भुत प्रयोग, मनोरम छायांकन और गीतों के प्रति विशेष रचनात्मक दृष्टिकोण उन्हें अन्य निर्देशकों से अलग बनाते थे। उनकी सिनेमाई भाषा में दृश्यों का काव्यात्मक रन, पात्रों की भीतरी दुनिया की गंभीरता और मानवीय भावनाओं की गहराई विशेष रूप से देखने को मिलती है। कई आलोचक मानते हैं कि गुरु दत्त अपनी फिल्मों को कविता की तरह पर्दे पर बुना करते थे, जहां हर भाव, हर दृश्य और हर गीत किसी न किसी गहरे अर्थ को दर्शाता है। कुछ फिल्मी समीक्षकों के अनुसार गुरु दत्त की फिल्मों में आधुनिकता और परंपरा का गहरा संतुलन भी मिलता है, यानी वे पुरानी संस्कृति और आधुनिक जीवन के संघर्ष को एक साथ दर्शा पाते थे। प्रमुख फिल्में और उनका महत्व। गुरु दत्त ने कई फिल्मों में निर्देशन, अभिनय और प्रस्तुति का सामंजस्य बखूबी बनाया। उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण और यादगार कार्य नीचे दिए जा रहे हैं। बाजी, 1951। यह गुरु दत्त की पहली बड़ी सफल फिल्म थी और इसी ने उन्हें निर्देशक के रूप में स्थापित किया। बाजी ने हिंदी सिनेमा में नोयर शैली को लोकप्रिय बनाया और युवा दर्शकों को आकर्षित किया। जाल 1952।
जाल एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसमें ग्रामीण जीवन, समाज और डरावने माहौल को दर्शाया गया है। यह फिल्म दर्शाती है कि गुरु दत्त किस तरह अपने शुरुआती दौर में भी विभिन्न शैलियों को सफलतापूर्वक जोड़ सकते थे। Baz, 1953. यह गुरु दत्त का पहला स्टारर एवं मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय और निर्देशन दोनों किया। इस फिल्म के जरिए उन्होंने दिखाया कि एक निर्देशक कैसे एक्शन एडवेंचर शैली को रोचक कहानी के साथ जोड़ सकता है। आर पार 1954। आर पार एक नोयर कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने व्यंग्य और हास्य को सामाजिक तत्वों के साथ खूब अच्छे तरीके से पेश किया। इस फिल्म के संवाद और पटकथा आज भी याद किए जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस 55, 1955। Mr. and Mrs. 55 एक हास्य रोमांटिक फिल्म थी जो समाज के नियमों और वैवाहिक जीवन के विचारों की मजेदार आलोचना करती थी। इस फिल्म में गुरु दत्त ने अपनी सामाजिक समझ और मनोरंजन के तत्व को एक साथ बखूबी पेश किया। प्यासा 1957। प्यासा गुरु दत्त की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक मानी जाती है। यह कहानी एक काव्यात्मक, सामाजिक रूप से संघर्षरत कवि विजय के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो समाज के तंग व्यावसायिक विचारों और पितृसत्तात्मक मूल्यों के बीच संघर्ष करता है। यह फिल्म अकेले सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि फिल्मों को कलाकाव्य के रूप में देखने का अनुभव देती है। प्यासा को टाइम मैगजीन ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में भी शामिल किया है, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। कागज के फूल 1959। यह फिल्म गुरु दत्त की आत्मकथानुमा फिल्म मानी जाती है। इसमें उन्होंने फिल्म निर्माण की दुनिया, प्रसिद्धि की चकाचौंध और कलाकार के भीतरी अकेलेपन को दिखाया है। इसका प्रदर्शन उस समय सफल नहीं रहा, पर समय के साथ इसे कुल्ट क्लासिक की मान्यता मिली। साहिब बीवी और गुलाम 1962। यह फिल्म समाज और मर्यादा की कहानी कहती है, जहां एक पत्नी की अकेलापन और संघर्ष को प्रमुखता से दिखाया गया है। गुरु दत्त ने इस फिल्म को निर्माता और अभिनेता के रूप में किया, जबकि निर्देशन उनके सहयोगी ने संभाला। इसकी संवेदनशील कहानी और भावभीतरी उद्घोषणा दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती है। कलादर्शन और सिनेमाई भाषा। गुरु दत्त की फिल्मों की विशिष्ट पहचान उनके दृश्य सौंदर्य, भावनात्मक गहराई, गीत संवाद की शक्ति और प्रकाश छाया के प्रयोग से होती है। वे फिल्मी संगीत को सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि वे गीतों को कहानी के भाव का विस्तार और पात्रों की भीतरी मनःस्थिति के रूप में इस्तेमाल करते थे। प्यासा और कागज के फूल में यह बात स्पष्ट दिखती है, जहां हर गीत कहानी को आगे बढ़ाता है और पात्रों के मनोभाव को अभिव्यक्त करता है। उनकी फिल्मों में प्रकाश और छाया की तकनीकी खूबसूरती न केवल दृश्यात्मक अनुभव देती है, बल्कि भाव भीतर के द्वंद्व को भी दर्शाती है। यह वजह है कि दुनिया भर के फिल्म प्रेमी आज भी गुरु दत्त की फिल्मों का अध्ययन करते हैं। निजी जीवन, संघर्ष और दुख। गुरु दत्त का निजी जीवन उतना ही जटिल और संवेदनशील था जितना कि उनकी फिल्मों की कहानियां। उनकी शादी प्रसिद्ध गायिका गीता दत्त से हुई थी, जिनसे उनका वैवाहिक जीवन कई उतार चढ़ाव भरा रहा।
वे शराब और भावनात्मक तनाव से जूझते रहे। कई बार कहा जाता है कि कागज के फूल के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बाद उनका मनोबल गिर गया। उसने उन्हें गहरे निराशा और अकेलेपन की भावना में डाल दिया। उनके जीवन में कुछ ऐसे पल आए जब उन्होंने आत्महत्या के प्रयास भी किए। आखिरकार 10 अक्टूबर 1964 को उनका निधन हुआ, जब वे सिर्फ 39 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु हमेशा से ही एक दुखद क्षण के रूप में जानी जाती है, जिसने भारतीय सिनेमा को एक शानदार प्रतिभा से वंचित कर दिया। गुरुदत्त का प्रभाव और विरासत। गुरुदत्त की फिल्मों ने न केवल भारतीय सिनेमा को बदल दिया बल्कि दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं पर भी उनका प्रभाव पड़ा। उनके चित्रण की संवेदना, कथानक की कविता प्रभावित शैली आज भी फिल्मों के अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल है। 2025 में उनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर फिल्म और टेलीविजन संस्थानों द्वारा गुरुदत्त महोत्सव और फिल्म पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां संगीत, फिल्म अध्ययन और उनके काम पर विशेष ध्यान दिया गया। बहुत से कलाकारों और निर्देशकों ने गुरुदत्त को एक अनुभव, एक कलादर्शक और एक प्रेरणा के रूप में बताया है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि एक अनुभव, एक भावात्मक यात्रा और कला के रूप में समझा। गुरुदत्त का जीवन फिल्म की तरह था, भावनाओं से भरा, संघर्षों से लड़ा और अंत में एक महान कलाकार की आत्मा के रूप में अमर। उन्होंने जिस संवेदनशीलता, गहराई और कला दर्शन को अपने काम में रखा, वह आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जीवित है। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, वे मनुष्य के अंतर्मन, समाज की जटिलता, प्रेम और पीड़ा को एक दृश्यात्मक काव्य की तरह दर्शाती थीं। गुरुदत्त को हिंदी सिनेमा का कवि निर्देशक कहा जाता है, और यह खिताब उन्होंने पूरी तरह से हकदार तरीके से कमाया।